Good morning class. I hope all of you are good. Let's start our new unit, gravitation. Unit number 6, gravitation. अब बेटा आप सबने ग्रेविटेशन के बारे में सुना है. कई बच्चों के तो दिमाग में आज तक अभी तक यही है कि एक एप्पल था और वो एप्पल ऊपर से न्यूटन के सिर पर गिरा और वहाँ से ग्रेविटी की डिस्कवरी हो गई और वहाँ से ये चैप्टर बना ग्रेविटेशन. नहीं सॉरी बेटा, ये ग्रेविटेशन के पीछे सिर्फ एक ही वो एप्पल वाला फंडा नहीं है. ये ग्रेविटेशन की प्रोसेस करने के लिए पता नहीं कितने साल लगे थे. इसमें गैलीलियो थे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए. उसके बाद न्यूटन ने उन सब चीज़ों को, उनकी जो सारी डिस्कवरी थी उनको एक पॉइंट में इकट्ठा किया और उन्होंने क्या बनाया, ग्रेविटेशन के लॉ बनाए. ठीक है, ग्रेविटेशन एक सिंपल सी बात नहीं है. कम से कम 200-300 साल लग गए थे ग्रेविटेशन को पूरा बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए. तो इसके लिए अगर आपको डीप में जाना है तो आप ग्रेविटेशन की पूरी वो पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे डिस्कवर हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें आप ग्रेविटेशन का पढ़ सकते हैं. यहाँ हम पढ़ेंगे कि हमारे चैप्टर में क्या है कि ग्रेविटेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये चीज़ पढ़ने वाले हैं. इसके लिए न्यूटन ने हमें क्या दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन का एक लॉ दिया था. उसमें क्या था बेटा, दो मासेस थे, दो मास लिए, मास m1 और m2. इनके बीच का डिस्टेंस लेट कर लिया स्मॉल r है. तो ये दोनों मास एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे. क्या फोर्स लगा रहे थे, और ये फोर्स जो था वो अट्रैक्टिव फोर्स था. मास m1 भी m2 पर फोर्स लगा रहा था और m2 भी m1 पर लगा रहा था. तो ये जो फोर्स रखा हमने, फोर्स जो लग रहा है उसको जब हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या निकला, जो ये फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इन दोनों बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के. ये जो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के इक्वल था और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था. किसके, इन दोनों बॉडीज़ के मास में जितना डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, r. इस r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था. फिर हमने क्या किया बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया. कंबाइन करने पर हमें क्या मिला, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये मिला हमें. अब आप सबको पता है जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो इक्वल आता है और इक्वल के साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है, डेट इज़ कांस्टेंट. और यहाँ वो कांस्टेंट g है, इसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इस g की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू कांस्टेंट है एक 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, ये इस g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है. g की वैल्यू क्या है, 6.6 याद रखनी है आपने, 6.6 क्रॉस 10⁻⁻11. अब देखिए जो ये फोर्स है ना बेटा, अब ये मास m1 के ऊपर एक फोर्स लगता है m2 की वजह से, उसे कहते हैं F21. सिमिलरली मास m1 की वजह से m2 के ऊपर एक फोर्स लगता है और वो कितना है, F12. ये दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्सेस हैं. सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, एक ऐसे फोर्सेस जो उसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगते हैं, इसी लाइन पे, जितना डिस्टेंस ये वाली लाइन है, इसी लाइन पर ही एक जो फोर्स लगता है उसे कहा जाता है सेंट्रल फोर्सेस. और ये फोर्सेस, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. कैसे हैं, अट्रैक्टिव. अब क्या किया बेटा, मैंने देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक मास को पानी में रख दिया और एक को हवा में रख दिया. अब इन दोनों के बीच फोर्स निकाला, तब भी वो कांस्टेंट आया. दोनों को हवा में रखा तो भी कांस्टेंट आया. दोनों को कांच में रखा तो भी कांस्टेंट आया. मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, बार बार अगेन एंड अगेन आई एम चेंजिंग मीडियम. जब मैंने चेंज करके देखा मीडियम को तो भी फोर्स की वैल्यू सेम आई. वहाँ से मुझे पता चला कि जो मेरा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि ये फोर्स जो है इंडिपेंडेंट है मीडियम के, मीडियम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, जो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं ना, मास m2 जो m1 पर लगा रहा है और m1 जो m2 पर लगा रहा है, F21 और F12, ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल और अपोजिट हैं. इक्वल और अपोजिट हैं तो ये कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है. जितने भी ये फोर्सेस हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्लियर. फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा, जो ये फोर्सेस हैं, जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, आप दो मासेस,
आप दोनों के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये फोर्स एग्जिस्ट कहाँ करता है? ये फोर्स एग्जिस्ट करता है दो पॉइंट मासेस के बीच में। पॉइंट मासेस से हमारा क्या मतलब है? पॉइंट मासेस वो वाले मासेस होते हैं कि एक मास बहुत ज़्यादा है और एक उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। जैसे कि हम ले लेते हैं सन एंड अर्थ। सन बहुत बड़ा है, सन का मास बहुत बड़ा है एज कंपैरिजन टू अर्थ। तो वहाँ पर जब दो बॉडीज ऐसे एक दूसरे के एक्ट में पॉइंट दो दूरी पर हैं, दोनों बहुत दूर दूर हैं, तो दोनों के मास क्या है? पॉइंट मासेस। वहाँ पर ये फोर्स वैलिड होता है, ये लो वैलिड होता है। सिक्स्थ है सिग्निफिकेंस फॉर हैवी बॉडीज। हैवी बॉडीज के लिए है ये, स्मॉलर लाइटर बॉडीज के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखिए जी की वैल्यू आप देख रहे हैं -11 में है। जी की वैल्यू बहुत स्मॉल है। अगर मास भी स्मॉल हो गया, अगर मास भी स्मॉल हो गया, आपका और मेरा मास, हम दोनों क्लास में बैठे हैं, मेरा 50-60 kg है, आपका 40 kg है, दोनों का मास भी बहुत स्मॉल है, दो जी की वैल्यू भी स्मॉल है, तो फोर्स भी बहुत स्मॉल आएगा। नहीं, ये वैलिड कहाँ है? ये वैलिड है हैवियर बॉडीज के लिए, क्योंकि जी तो नेग्लिजिबल ही है, नेग्लिजिबल मतलब बहुत स्मॉल है, माइनस में इसकी वैल्यू आ रही है। जब तो हैवियर बॉडीज होंगी, प्लैनेट्स वगैरह, जब बहुत भारी भारी बॉडीज की बात होगी, तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा। क्लियर बेटा? ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से लर्न करनी है। थैंक यू।